नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अपनी सेकंड बुक जिसका नाम है भारत की खोज। और ये बुक लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो कि उन्होंने अपने अंग्रेजी में लिखी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ये हिंदी अनुवाद यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको पता है कि किस तरह से भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के बारे में, भारत के वेदों के, उपनिषदों के, पुराणों के बारे में बताया गया है। और लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने यहाँ पर जो हमारा चैप्टर चल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हमारा थर्ड चैप्टर है, उसी का पार्ट जो था वेद, पुराण और उपनिषदों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया और सभी को हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ा और समझा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिकवाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने इस टॉपिक को पढ़ेंगे, यहाँ पर इस पर डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी की पूरी जो बुक है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी या नहीं समझी होंगी, और वो आपको इस पार्ट के द्वारा, यहाँ इस चैप्टर के द्वारा, इस बुक के द्वारा यहाँ पर पढ़ने को मिल रही हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें आप ज्यादातर जो आपकी इतिहास यानी कि हिस्ट्री की बुक होती है उसमें आप पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी के माध्यम से आप ये पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर लिखी गई है। और इसीलिए ताकि बच्चों को अच्छे से ये समझ आ जाए और बच्चे इसको अच्छे से समझ सके और पढ़ सके। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर आज का टॉपिक है वो है भौतिकवाद। तो देखिए यहाँ पर हम भौतिकवाद के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया हर सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा होता है हम उसे रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने उससे पहले का जो हमारा टॉपिक था कि व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां, और उससे पहले हमने यहाँ पर देखिए उपनिषदों के बारे में पढ़ा था। और उपनिषदों के बारे में हमने यहाँ पर जाना था कि उपनिषद होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि उपनिषदों की सबसे बड़ी प्रमुखता यानी कि प्रमुख विशेषता जो होती है वो होती है सच्चाई पर बल देना। ठीक है, तो उपनिषदों की जो प्रार्थना है उसमें प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। मनुष्य को असत्य से सत्य की ओर ले जाने की बात कही गई है, मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की बात कही गई है, मनुष्य को मृत्यु से अमरत्व की ओर लेकर जाने की कोशिश की बात की गई है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि बार बार हमें एक बेचैन मन झांकता दिखाई पड़ता है, जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने की में लगा हुआ है। अतएव ब्रह्मांड में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्रोत है। और वो स्रोत क्या है? वो स्रोत एक स्रोत है और हर श्लोक का अंत इसी टेक से होता है, चरैवेति चरैवेति। ठीक है, चरैवती चरैवती यानी कि हे यात्री चलते रहो, चलते रहो, यानी कि जीवन का नाम ही क्या है? चलना है। चलना यानी कि आपको आगे बढ़ते रहना है, चीजों को जानना है, चीजों को समझना है। और इसी का नाम क्या है? इसी से क्या होता है? हमें पता चलता है, इसी से हम चीजों को जानते हैं, समझते हैं। और ये सारी चीजें देखिए उपनिषदों के बारे में हमने पढ़ा था, उससे पहले हमने भारतीय संस्कृति की निरंतरता के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने वेदों के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर की हैं। अब देखिए भौतिकवाद, ये जो आज का हमारा टॉपिक है, इस पर जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है कि यहाँ पर लिखा गया है कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन इतिहास के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। वो क्या क्या कहते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भारत का एक नक्शा हुआ करता था पहले के टाइम पे, वो काफी अलग हुआ करता था। जो भारत का बहुत ही प्राचीन जो है नक्शा अगर देखेंगे तो काफी अलग था, काफी डिफरेंट था। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को हमने खो दिया है। क्योंकि ये शायद इसलिए हुआ था क्योंकि
उससे देखिए पूरा विश्व का साहित्य था, उसमें बहुत सारी चीजें थी। और उस टाइम पे ये साहित्य लिखने का जो एक साधन मात्र था, वो था ताड़पत्र या भोजपत्र। ठीक है, आपने देखा होगा किस तरह से पुरानी चीजें जो है वो पत्तों पर लिखी जाती थी, ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी या भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। क्योंकि जो कागज पर लिखने का चलन, देखिए उनको, क्योंकि जो पत्ते होते हैं वो एक टाइम के बाद सूख जाते हैं या सूखने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन और ये चीज इसीलिए हुई कि हमने बहुत बड़ा जो हमारा प्राचीन साहित्य था उसके इतिहास को हमने खोया, बड़े हिस्से को। अब कहते हैं क्योंकि ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो आरंभ में लिखने का जो एक आरंभ था वो ताड़ पत्रों पर, भोज पत्रों पर हुआ था। वो सारी चीजें हम नहीं सुरक्षित कर पाए, नहीं रख पाए कि जो उस टाइम पे लोगों के विचार थे, उस टाइम पे लोगों की किस तरह की विचारधारा थी, कैसे वो अपने उनके एक तरह से विचार वो रखते थे किस किस चीज पर। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो ताड़ पत्रों या भोज पत्रों पर लिखा गया था और कागज पर लिखने का चलन बहुत बाद में हुआ। और बहुत सी, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि बहुत सी प्राचीन पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली। और जो बहुत सी प्राचीन पुस्तकें थी जो भारत में लिखी गई थी, परंतु वो अब तक भारत में मिली नहीं है। देखिए, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद जरूर मिल गए हैं। देखिए, जो भारत में लिखी गई थी वो भारत में नहीं मिली, लेकिन चीनी भाषा में, तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद जरूर मिल गए। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि जो पुस्तकें खो गई थी, यानी कि जो पुस्तकें उस टाइम पे खो गई है, उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है। यानी कि जिस तरह से जो पुस्तकें खो गई थी उस टाइम पे, जो खराब हो गई थी, तो उन पर भौतिकवाद पर लिखी गई बहुत सारी चीजें थी। और जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। और इन सब पुस्तकों की जो रचना है वो आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। यानी कि जब उपनिषदों का आरंभ हुआ था तो उसके ठीक बाद हुई थी। तो देखिए उस टाइम पे जो मनुष्य था उसकी विचारधारा कैसी होगी, उसकी सोच कैसी होगी, वो क्या कहता होगा, क्या समझता होगा, तो वो सारी चीजें उसने उसमें लिखी होंगी। लेकिन वो हमें नहीं मिल पाई। और अब देखिए इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है। यानी कि जो इसकी आलोचनाएं हैं केवल उनमें ही इस साहित्य का हवाला मिलता है, या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा। जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव भी रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। जो चौथी शताब्दी थी उस टाइम पे इसकी जो रचना है अर्थशास्त्र, कौटिल्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, इसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है भारत के प्रमुख जो दार्शनिक सिद्धांत के रूप में। भारत में जो भौतिकवाद था, भौतिकवाद के बहुत से साहित्यों को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म, ब्रह्म विज्ञान और अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए ये घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर उस टाइम पे उन्होंने हर तरह के जादू टोने, अंधविश्वास, इसकी घोर निंदा की। और उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा ही
था, यानी कि जो उस टाइम पे उनका एक सामान्य रुख था, जिस तरफ को वो जा रहे थे, जैसी उनकी विचारधारा थी, जैसे उनका एक नेचर था, तो वो एक तरह से कई दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवाद, जैसे हमारा आधुनिक भौतिकवाद है, बिल्कुल इसकी तरफ के जैसा था। तो वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों में, वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों में और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, यानी कि उन तमाम बातों से भी वो अलग करना चाहते थे जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, और साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी, यानी कि जो काल्पनिक देवता थे उनकी पूजा से भी। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जाता है। जो वास्तविक अस्तित्व है वो विभिन्न रूपों में जो वर्तमान पदार्थ है और इस संसार जो ये है इसका ही एक तरह से अस्तित्व माना जाता है। और उन्होंने कहा इसके अलावा ना तो कोई संसार है, ना कोई नर्क है, ना कोई स्वर्ग है, ना ही कोई शरीर से अलग कोई आत्मा है। मन और बुद्धि और बाकी की सब चीजों का विकास, ये जो बुनियादी तत्व है इनसे होता है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई ये रूढ़ियां मात्र हैं। तो ये उस टाइम की कुछ विचारधाराएं थी, कुछ सोच थी। अब देखिए महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। तो भारत के जितने भी महाकाव्य हैं, देखिए वेद के बारे में आपने पढ़ लिया, पुराणों के बारे में पढ़ लिया, उपनिषदों के बारे में पढ़ लिया। अब हम भारत के जितने भी महाकाव्य हैं और भारत का जो इतिहास है, भारत की जो परंपरा है और इसके विषय में जो मिथक हैं, जो मिथक यानी कि जो कुछ गलत धारणाएं हैं, मिथक हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जैसे प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों को, प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों, कौन कौन सी, रामायण और महाभारत, इन दो महाकाव्यों को रूप ग्रहण करने में भी शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे, क्योंकि इनको काफी एक तरह से इनको पूरा बनने में, महाकाव्य बनने में काफी समय लगा और बाद में भी इनमें काफी सारे टुकड़े जोड़े जाते रहे हैं। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत है। ये जो दोनों ग्रंथ हैं उस टाइम पे का वृतांत इनमें है जब भारतीय आर्यों के आरंभ का समय चल रहा था, उनकी विजयों का और उस समय के जो उनके गृह युद्ध होते थे उनका, और जब वो अपना विस्तार कर रहे थे उसका और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे उसका। और वो कहते मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना प्रभाव डाला हो। ठीक है, और इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भी भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। और अब आप सोचिए कि जो रामायण है या जो महाभारत है इसकी रचना कितने टाइम पहले हो गई होगी, कितने समय पहले इनकी रचना हो गई होगी, कितने टाइम पहले इनकी रचना हो गई होगी। तो उस टाइम पर इतने समय पहले इनकी रचना होने के बावजूद आज भी भारतीयों के मन में इनका एक जीवंत प्रभाव देखने को मिलता है, इनका जीवंत प्रभाव पड़ता है। एक तरह से जैसे हम विश्वास करते हैं रामायण पर या जो भागवत गीता है या महाभारत की जो कथा है, तो ये बिल्कुल एक तरह से जीवंत प्रभाव हमारे जीवन पर डालते हैं। और ये दोनों ही ग्रंथ भारतीय जीवन का एक अंग है। ठीक है, इनमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर अनपढ़ और अशिक्षित देहाती के लिए इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ आता है, जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे, उनके मतभेदों को सुलझाते थे और उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा।
भारतीय पुराकथाएं, भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक ही सीमित नहीं है। जो भारत की प्राचीन बड़ी बड़ी जो महाकथाएं हैं वो केवल महाकाव्यों तक ही सीमित नहीं है, केवल महाकाव्य ही नहीं है, बल्कि उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है। इनका इतिहास जो है वैदिक काल, यानी कि इनका भी इतिहास है और इनका इतिहास तो वैदिक काल तक जाता है। और वे अपने अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती हैं। यानी कि उस टाइम पे वो अपने रूप, अनेक रूप आकारों में संस्कृत के साहित्य में प्रकट होती है। कवियों, नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कल्प कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर ही की है। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं। जितनी भी पुरानी जो कहानियां हैं, पुरा कथाएं हैं, प्रचलित कहानियां हैं, वो वीर गाथात्मक है, यानी कि उनकी वीरता का परिचय देने वाली गाथाएं हैं और उन पर सत्य पर अड़े रहने, वचन का पालन करने पर उपदेश दिया है, चाहे फिर परिणाम कुछ भी हो। ठीक है। साथ ही इसमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत वफादारी, साहस और लोक हित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा भी दी गई है। कभी भी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुंथे रहते हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। और यह जो सम्मिश्रण था, यह काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही ना बता सके कि निश्चय रूप से क्या घटित हुआ है, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिससे घटित होने पर लोग विश्वास कर लेते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिर जीवंत तत्वों की ही हो जाती है। जीवन में फिर इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की सी हो जाती है, खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। अब देखिए यहाँ पर काफी अलग तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि किस तरह से यूनानी, चीनी, अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। यानी कि जिस तरह से यूनानी, चीनी और अरब वासी जो हैं उनकी तरह एक तरह से जो भारतीय जो है वो भी इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चय करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। गणनाएं आपस में गड़बड़ हो जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्य पूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों को खोज रहे हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि जो भारत का इतिहास है वो कितना ज्यादा प्राचीन है और कितनी सारी चीजें यहाँ पर पता चल रही हैं, कितनी बातें यहाँ पर पता चल रही हैं हमारे भारत के इतिहास के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, कल्हड़ की राजतरंगिनी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जाता है। यानी कि कल्हड़ की जो राजतरंगिनी है वो केवल एकमात्र साधन है जिसे एक तरह से इतिहास माना जाता है। और ये कहाँ का इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है, और जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। यानी कि जो बुक लिखी गई ये ईसा के 12वीं शताब्दी। अब देखिए यहाँ पर कौन सी शताब्दी चल रही है आप देख सकते हैं। और बाकी के लिए हमें महाकाव्यों, अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास की कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, आकृतियों और इमारतों के अवशेषों, जो इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और सांस्कृतिक साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफरनामे से भी सहायता मिलती है। यानी कि जो विदेशी यात्री होते हैं उनके सफरनामे से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानी और चीनी के
और दूसरे के बाद में आने वाले अरबों के विवरण से। ऐतिहासिक बोध, अब देखिए ये यहाँ पर क्या कहा गया है, ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कि जनता अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपराओं और वृत्तांतों और पौराणिकताओं, कथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत मिली रही। इस काल्पनिक इतिहास, काल्पनिक यानी कि जो कल्पना की जाती है, इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं, इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं का रूप व्यापक प्रचार हुआ है। तो जितनी भी काल्पनिक इतिहास की कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, और इन सबका जो मिश्रित रूप का जो है काफी व्यापक प्रचार हुआ है। इससे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली है। इससे क्या हुआ है, जनता को एक मजबूत, टिकाऊ और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली है। लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ है, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ है, तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमने कहा कि किस तरह से जो सारी चीजें हैं, उन तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन, कैसे सहज रूप से विश्वास करने की प्रवृत्ति के बारे में यहाँ पर बात किया है। और अब देखिए यहाँ पर एक एक करके सभी जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पर महाभारत। तो देखिए महाभारत जो है ये एक महाकाव्य है, ठीक है। महाकाव्य के रूप में रामायण की भी रचना है और लोग मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृत्य परंपरा और दंत कथाओं का प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विवश कोश है। लगभग 10 वर्ष, बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से, यानी कि लगभग 10 वर्ष और उससे भी कहीं अधिक समय से इस विषय पर आधिकारिक भारतीय विद्वान इसका प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान जो है करने में व्यस्त हैं। अब देखिए उन्होंने कुछ आशंका यहाँ पर प्रकाशित की और कहा करके जारी भी कर दिया, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। तो देखिए वो यहाँ पर कहते हैं कि काफी सारी चीजें जो है, जैसे उन्होंने जो प्रकाशित संस्करण है, यानी कि जो प्रकाशित किया गया है संस्करण, उसके दृष्टि से जो उपलब्ध पाठ हैं उनकी जांच करके उनका मिलान करने में व्यस्त है। उन्होंने कुछ अंश जो है प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपनी रीति रिवाज अपने साथ लेकर जा रहे थे। तो कहते हैं कि एक तरह से ये भारत का बहुत ही सही समय था जब भारत में विशेष लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाजों को अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत सारे रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसीलिए विरोधी जो विचार है, ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया। देखिए ये वही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपनी रीति रिवाज अपने साथ ले जा रहे थे। इनमें बहुत सी रिवाजें जो हैं वो हमारे आर्यों की मेल से एक तरह से मेल नहीं खाते, इसीलिए विरोधी विचारों और विचारों का विचित्र घोलमाल, ठीक है, विचारों का विचित्र घालमेल या तालमेल कह सकते हैं, दिखाई नहीं पड़ता है। और अर्थों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था। उस टाइम पे
स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका के साथ 5 भाइयों की पत्नी बनकर पत्नी देखिए, जो एक महाभारत की कथा में एक विशेष नायिका जो थी, वो एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। अब देखिए कौन है वो विशेष नायिका, वो है द्रौपदी। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने लगे। अभी भी अर्थों के साथ घुल मिलकर रहने से इसी तरह की स्थिति, या एक तरह से यहाँ पर का घुल मिलकर हो रहे थे, और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में भी संशोधन किया जा रहा है। जो वैदिक धर्म है उसमें भी संशोधन किया जा रहा है, और इससे सबको समेट कर चलने वाला, इन सब चीजों को जो समेट कर चलता है, इन सब चीजों को जो इकट्ठा करके चलता है, तो वो क्या होता है, उदार और व्यापक रूप ग्रहण करता है, जिससे कि आधुनिक हिंदू धर्म निकला। इसीलिए यह संभव हो सका कि क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। तब तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं। इसीलिए सब तरह से अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी और विश्वासों में भी, जो विश्वासों को भी जो सहन कर लिया गया है, उसको भी। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि महाभारत में, जो महाभारत की कथा हुई थी, मैं हिंदुस्तान यानी कि जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति आदि पुरुष भरत के नाम पर भारत वर्ष कहा जाता है, बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त। ठीक है, जो ये आपका शब्द है, इसका पहले भी एक और नाम था आर्यावर्त। आर्यावर्त यानी आर्यों का देश, जो आर्यावर्त यानी कि आर्यों का देश। किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य, जो ये नाम है, किंतु ये नाम कौन सा नाम, आर्यावर्त। ठीक है, तो ये नाम आप यहाँ पर, इससे पहले इसका नाम आर्यावर्त था यानी आर्यों का देश, किंतु अब ये नाम मध्य प्रदेश में एक तरह से जो मध्य भारत है, किंतु ये नाम जो है मध्य भारत है, जो मध्य भारत की विंध्य पर्वत है तक फैलने तक उत्तर भारत के अलावा तक ये सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। वे विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन भारत माता में किया गया है, उसके विचार से मैं मोटे तौर पर अंदाजा लगाया है कि इस ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास इसका आरंभ हुआ होगा। यह लड़ाई भारत इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा को शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक जो अफगानिस्तान है उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल है, और इस हिस्से को उस समय गांधार यानी कि जो अभी कहाँ है, वर्तमान के कंदहार शहर का नाम है, और कहाँ था, कहा जाता है कि उस भारत का अभिनंदन हिस्सा समझा जाता है, उस भारत का अभिनंदन हिस्सा समझा जाता है। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी कि गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं है, बल्कि इस इलाके के निकट सबसे निकट, जब से यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि जिस कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी पड़ा, गांधारी की कन्या जो है उसके बारे में बताया कि किस तरह से कन्या बड़ा जो है एक तरह से कन्या पड़ा, जो उनका नाम था
दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं था, यानी कि दिल्ली कोई ऐसा आधुनिक नाम नहीं था, बल्कि इस इलाके के निकट में बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर थे। शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे, और ये दो जो शहर थे ये इसी समय भारत की राजधानी बने थे। भारत में कृष्ण से संबंधित आख्यान, ठीक है, भारत में कृष्ण से संबंधित आख्यान और प्रसिद्ध जो काव्य है भगवत गीता, भारत के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन, कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक आचारों और विचारों तथा बुनियादी के बिना सच्चा सुख मिल सकता है और ना समाज में एक रह सकता है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयं आपेक्ष है और सापेक्ष है, जो धर्म है वो स्वयं सापेक्ष है और सत्यनिष्ठ है। अहिंसा एक यहाँ पर बताया गया है कि जो अहिंसा है, ठीक है, अहिंसा जो है वो यहाँ पर बताई गई है कि धर्म की इस बुनियाद के बिना ना सच्चा सुख मिलता है और ना समाज में एकता रह सकती है। ठीक है, इसका लक्ष्य लोक मंगल किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का है। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूद परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील है, परंतु इसके अलावा धर्म और जो कृत्यों और जिम्मेदारियों का संस्मरण है समय के साथ बदलता है। साहित्य पर जो यहाँ पर बताया कि अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से है। तो आपने देखा, हमने यहाँ पर आज भारत के जो महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं जिसमें हमने आज यहाँ पर केवल महाभारत पर डिस्कस किया, और देखिए काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी जो हमें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरह से जो हमारे महाकाव्य हैं वो क्या हमें बताते हैं और किस तरह की कंडीशन में, किस तरह की सिचुएशन में ये लिखे गए हैं और कितना समय इन्हें लगा होगा, और भी बहुत सारी बातें। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो कुछ पढ़ा है उसे घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।